बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बरह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में अपीलों की जो दरख्वास्त थी उसे खारिज करके उनकी सजाएं बरकरार रखी और बहाल कर दी। दो रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपीलों पर समाअत की। कल समाअत मुकम्मल हुई थी, फैसला महफूज रखा गया था और आज इसे जारी कर दिया गया। फैसले में जो तफसीली फैसला सामने आया उसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ या फिर हुक्काम की जानिब से गिरफ्तार किए जाएं तो अपील बहाली की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। वो पहले ही अदालती मफरूर हो चुके हैं और अदालत मफरूर होने की वजह से दरखास्तें खारिज करने के सिवा अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं। वाज़ेह है कि एवन फील्ड में उन्हें 10 साल और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। अलबत्ता मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की जो चूंकि वो भी इसमें शामिल थे, उनके केस को अलहदा कर दिया गया है। ये इशू सामने आया है, मीडिया पे इस पर गुफ्तगू भी हो रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इस पर वीडियो पैगाम भी दिया है और उन्होंने कहा है कि ये अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, कमेंट लेंगे। और दूसरा, पार्लियामेंट में बजट ज़ेर बहस है, हॉट टॉपिक है साल 2021-2022। कल भी हमने इस पर बात की थी, तकरीर का सिलसिला जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि अब बजट पे बहस मुकम्मल होने के बाद वजीर खजाना शौकत तरीन साहब इस पे एक वाइंड अप स्पीच देंगे। देखना यह है कि कौमी असम्बली में जो तकरीर हुई, सेनेट में जो तकरीर हुई, कायमा कमेटियों में जो इजलास हुए, जो तजावीज़ आई, कितना उन तजावीज़ को शामिल किया जाता है फाइनल डॉक्यूमेंट में जब ये अप्रूवल के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में रखा जाएगा। अलबत्ता ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन, आटा एसोसिएशन, उनके अपने कोई इतराज़ात हैं। शौकत तरीन साहब ने यह भी हौसलामंद आज बात की जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि अपोजिशन के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए वो बातचीत के लिए तैयार हैं। इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, इकोनॉमी पे गहरी गिरफ्त रखते हैं, लाहौर पेशावर से DSH जे लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, आपने वक्त दिया। जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, चूंकि जस्टिस रिटायर्ड है उनसे जरा लीगल कमेंट लेंगे, उनको भी वेलकम करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे साहब बताइएगा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो अपीलें दायर की थी उन्हें खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि आप चूंकि अदालती मफरूर हैं, या तो आप वापस आएं या हुक्काम गिरफ्तार करें तो फिर आपकी अपीलें सुनी जाएंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? जी सैयद अनवार साहब, बात यह है कि ये फैसला जो है ये एक अपनी नौयत का एक मुनफरद फैसला है पाकिस्तान की अदालती तारीख का। देखिए, बात यह है कि हर चीज का तरीक़ाकार जो है वो कानून में मौजूद है। अच्छा। और इसमें जो ज़ाब्ता फौजदारी की एक दफा है 423, वो ये प्रोवाइड करती है कि कोई भी अदालत जिसमें किसी की सजा के खिलाफ अपील ज़ेर समाअत हो तो उसने क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है। तो इस सूरत में चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें जो हैं वो ज़ेर तजवीज़ थी, तो उसमें तो ये प्रोवाइडेड है कि अदालत के सामने सिर्फ मुकदमे का रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक। और उसमें दफा में ये भी लिखा हुआ है कि अगर अपीलांट खुद या उनके वकील या जो प्रोसिक्यूटर है वो अगर मौजूद है तो उन्हें सुना जाना जो है वो बाइंडिंग नहीं है। वो अगर मौजूद है तो उनको सुना जा सकता है, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं भी है तो उनकी अपील का मेरिट के मुताबिक रिकॉर्ड को मुलाजा करके अदालत फैसला कर सकती है। तो जब वो रिकॉर्ड भी उधर मौजूद है तो उसमें ये बात तो मैं समझता हूँ कि इमटेरियल है कि अपीलांट खुद या उनके वकील या अगर उनकी गैर मौजूदगी में, ऐसा हमने कभी भी नजीर नहीं देखी कि अपील अदालत ने वो जो है अपील उनके अदम पैरवी की वजह से खारिज की हो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक कानूनी नुक्ता है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि न प्रोसिक्यूशन साइड से न डिफेंस साइड से अदालत की प्रॉपर मुआवनत नहीं की गई। और इसमें जो अदालती नज़ायर जो इस मुकदमे में जो है, इस फैसले में जो जिनका जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एक फेडरल कोर्ट का फैसला है 1951 का, तो उसमें जो अपील का राइट खत्म होने का एक एब्सकॉन्डर का उस वक्त होता है कि वो जब सेक्शन लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल करता है। ओके। तो इसलिए इसमें ये जो बड़ा एक कानूनी नुक्ता है
कि हाई कोर्ट के लिए या किसी भी अपील अदालत के लिए ये प्रोविजन नहीं है जहाँ जिसके पास किसी की सजा के खिलाफ अपील हो, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड मुलाजा करके मेरिट पे अदालत फैसला कर सकती है। तो अब ये आपका कहना है कि अगर आप एब्सकॉन्डर हैं जो नवाज शरीफ साहब इस वक्त हैं, तो वो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं अगर उन्होंने इस हवाले से अपील में जाना हो इस फैसले के खिलाफ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर कोई एब्सकॉन्डर है या इश्तिहारी है तो वहां पे उनको कानूनी मुश्किल पेश आ सकती है। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील जो एज अ मैटर ऑफ राइट अपील नहीं होती, वहां पे स्पेशल लीव टू अपील होती है, स्पेशल क्रिमिनल लीव टू अपील। और उस पे जो जजमेंट जिनका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया आज के हुक्मनामे में, वो वाकई ही सुप्रीम कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। अगर तो नवाज शरीफ साहब या कोई भी मुलजिम जो कि इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया जा चुका हो और वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव टू अपील फाइल करे, तो वहां पे उनकी मौजूदगी के बगैर अपील जो है उसको इंटरटेन करना और उसको डिसाइड करना, वो कानूनी एक ममानियत मौजूद है। अच्छा, ये बताएगा आखिरी सवाल, ये कानूनी अब उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया आज के फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब के लिए, और उनका स्टेटस बरतानिया में भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, इस फैसले से ये हुआ है कि उन्होंने जो मुअज़्ज़ज़ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जो जजमेंट है जिसमें उन्होंने उनको सजा और कैद दी है और जुर्माना किया है और कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी भी की है, वो तो बहाल हो गया है। ठीक। लेकिन इसमें उनको एक उनके लिए एक दरवाजा खुला रखा है, वो ये है कि वो जब भी पाकिस्तान में आए, गिरफ्तार हो जाएं या खुद पेश हों, तो वो बेशक कल हो, 1 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, तो उनका दोबारा उसी कन्विक्शन और सेंटेंस के खिलाफ अपील करने का हक जो है हाई कोर्ट में, वो अभी भी महफूज रखा गया। अभी भी महफूज रखा। बहुत शुक्रिया जस्टिस अर्शद खावर साहब, आपने कानूनी नुक्ता बताया। मोहसिन अजीज साहब, सर आप बताइएगा, पीटीआई की जानिब से तो कहा जा रहा है कि ये उनके मौक़िफ़ की विंडिकेशन है और जो उनकी सजाएं वो बहाल हो गई हैं। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि बरतानिया के साथ कैदियों के आने जाने का कोई मुआहदा तय पा रहा है 15 रोज़ में, तो आप समझते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा था कि वो वापस ला कर रहेंगे नवाज शरीफ साहब को, आज के इस फैसले से वो दरवाज़ा ओपन हुआ है? मोहसिन अजीज साहब, और आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि ये तो एक बड़ा मुनफरद किस्म का केस है, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ से गए थे, एक आदमी जो सज़ा याफ्ता हो और एक आदमी जो मुजरिम हो, उसको किस तरीके से ये कहा जाएगा कि इसका मुल्क में इलाज नहीं हो सकता और इसको मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाए। और उसमें भी जब कहा गया तो ये कहा गया कि ये 8 हफ्तों के लिए या 10 हफ्तों के लिए इनको इजाज़त दी गई। उसके बाद से तो वो जो है हमें टीवी पे भी नज़र आते हैं कि वो माशाल्लाह पोलो मैच भी देख रहे हैं और पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं और बर्गर भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें इलाज का कोई मालूम नहीं हुआ कि इलाज उन्होंने क्या कराया और किस तरीके का इलाज कराया। तो खैर इनका जाना भी बड़ा ही मुनफरिद किस्म की बात थी। मरियम और नवाज आज साहबा जो ने है कहा, जो कतरा फैसला कलामी है, के लिए मैं माजरत, मरियम समझता हूँ नवाज साहबा ने कहा मोहसिन अजीज साहब कि अगर आप सिक्योरिटी दें, और कल वो बात कर रही थी, अगर हुकूमत सिक्योरिटी दे और उनकी जिंदगी की हिफाजत का कोई एश्योरेंस दे तो वो शाम को बुलवा सकती है नवाज शरीफ साहब को। जिसका मतलब ये हुआ कि वो सेहतयाब हैं, जिसका मतलब है कि वो वहाँ पे इस वक्त सेहतयाब है कि अगर वो दिन को कहें और शाम की फ़्लाइट से वो आ सकते हैं। इसका मतलब है कि जो वो कह कर गए थे वो आज वो सिचुएशन नहीं है, वो बिल्कुल सेहतयाब हैं, वो आ सकते हैं। बाकी रहा कि ये जो है ना ज़मानत देना, ये तो अल्लाह के अलावा जो है कोई भी ज़मानत नहीं दे सकता किसी की भी ज़िंदगी का। मुझे पता नहीं कि अभी से 1 मिनट के बाद मैं ज़िंदा हूँगा कि नहीं हूँगा। मैं घर में बैठा हूँ, छत के नीचे हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। तो इसकी ज़मानत कौन किसी को दे सकता है कि जो है वो उसकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत दे और उसकी बीमारी की कोई ज़मानत दे कि बीमार भी नहीं होंगे और वो ज़िंदा भी रहेंगे। बहरहाल ये तो इस तरह की एक तमस्खर किस्म की बात है, जिसको कि एक अजीब सी बात मैं समझता हूँ और बड़ी एक अनहोनी किस्म की वो एक बात कर रहे हैं। अब बात यह कि ये अगर ये कोई अशराफिया है, अगर ये वो लोग हैं जो कि आवाम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनकी रंगत, इनका स्टाइल, इनकी पावर बहुत मुख्तलिफ है, हम जानते हैं कि हाँ मुख्तलिफ है, लेकिन कानून के लिए भी ये मुख्तलिफ है। तो फिर 2 कानून, जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं, इस मुल्क ऐसे नहीं चल सकता कि इसमें 2 कानून हो।
कि ठीक है। गरीब के लिए एक, और आवाम के अमीर लिए के लिए एक, दूसरा। और अमीर लोगों के लिए, अशराफिया के लिए, और जब जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए अलहदा। तो ठीक है। बात यह है कि ये एक आवाम दोस्त किस्म का फैसला है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। खैर मकदम करते हैं। अब जरा मोहसिन साहब, हम आ जाते हैं बजट पे, और आपके साथ माहिर मईशत है डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। आपको भी वेलकम करेंगे जफर साहब। मोहसिन अजीज साहब, सर बताइएगा, आज भी अपोजिशन कह रही थी, मरियम औरंगजेब साहब असम्बली में कह रही थी कि बड़ा हड्डी तोड़ बजट आप लोगों ने पेश किया है, और शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि इस पे गरीब के लिए कुछ नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपने भी बहुत से बजट्स देखे हैं और आप भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रिलेटेड रहे, आप तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, एक आम आदमी के लिए मेन टेक अवे क्या है इस बजट का, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं? मैं समझता हूँ ये हड्डी तोड़ तो नहीं, अलबत्ता मुंह तोड़ और कमर तोड़ बजट ज़रूर है, और आवाम के लिए नहीं, एक अपोजिशन के लिए। क्योंकि ऐसे बजट के बाद उनके पास इस तरह के अल्फाज लेने के अलावा और कुछ नहीं रह गया। उनको अपनी जो है, अपनी जो टूटी हुई कमर है और अपनी जो है ये मुर्दा सियासत और गुमशुदा सियासत, वो ज़रूर नज़र आती है कि इसके बाद क्या होगा। वो इस वजह से कि जो मुश्किल और कठिन फैसले जो है 2018 में लिए गए थे, जी। जो कि लॉन्ग टर्म तो ज़रूर थे, लेकिन उस वक़्त ये लगता था कि ये बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट रास्ता है, और शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए वो रास्ता इख्तियार किया गया, मुश्किल तरीन रास्ता इख्तियार किया। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 2020 के आखिर में और ये जो 2021 के जो हमने ये टाइम देखा है, जी। इसमें हमने रिकॉर्ड, मैं फिर बार बार कहता हूँ, रिकॉर्ड जो है कोरोना के बावजूद रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट हुई है, रिकॉर्ड हमारी टैक्स करेक्शन हुई है, रिकॉर्ड हमारा जो है यहाँ पे जो हमारी जो 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 रेमिटेंसेज है वो हुई है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज को एशिया की सबसे बुलंद तरीन और सबसे अच्छी उसको उसको नंबर दिए गए। दुनिया की 4 नंबर ये जो है 4th पे ये जो है स्टॉक एक्सचेंज आई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, खुर्दो नोश की इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री का नाम ले वो इस वक्त पनपी है और उसने ग्रोथ शो की है, उसने इसकी सेल्स बढ़ी हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब जीडीपी ग्रोथ होती है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट ज़रूर बढ़ेगी और बड़ी होगी। जो एक शिफ्ट चल रही थी वो आज 2 शिफ्ट चल रही है, जो 2 शिफ्ट चल रही थी वो आज 3 शिफ्ट चल रही है। एक्सपेंशंस हो रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रेमिटेंसेस आ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और यही बात है कि आज अपोजिशन माने या ना माने, जो हमारी 4% जीडीपी की ग्रोथ आई है, ये वर्ल्ड बैंक ने भी माना है, उसको आईएमएफ ने भी माना है, जेपी मॉर्गन ने भी माना है। ये तमाम वो इदारे जो है ठीक है मोहसिन वो साहब, मैं मान जरा भी इस रहे हवाले हैं से और और सेक्टर्स के मोतरफ भी भी हैं। बात आपसे करूंगा। मैं जरा राय ले लूं। डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब हमारे साथ है, बहुत माजरत, आपको जरा देर से है डॉक्टर साहब, माजरत कबूल कीजिएगा। बताइएगा, आपसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पे तवीली गुफ्तगू हुई थी, बजट आ गया, बजट पे बहस भी अब आखिरी मराहल में है और शुरीद यही है कि कल शायद वाइंड अप हो जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन भी हड़ताल कर रहे हैं, फिर स्टील वालों ने भी कहा कि एफईडी रिजीम से हमें निकाला जाए, ये चोकर पे टैक्स लगा, अब अभी मोहसिन साहब मुझे कहते हैं शायद वो वापस ले लिया है, और जो हमारी फ्लोर मिल एसोसिएशन है वो कह रहे हैं हम हड़ताल पे जा रहे हैं। मोहसिन साहब कह रहे हैं इतना अच्छा बजट है तो ये फिर क्या वजह है कि, और आज सिंध में भी उन्होंने कहा कि जो सिंध सदरन है वो गैस क्राइसिस पैदा कर रहा है और हमें गैस नहीं दे रहा। आपके क्या कमेंट है इस पे जफर मोइन नासिर साहब? थैंक यू अनवर। जहाँ तक बजट की आपने बात की है तो मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस बजट है, क्योंकि इसके अंदर आपने एक ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी है वो रखी है। आप देखें ना कि पहले हमारी एक स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी थी कि पहले हमारे जितने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो स्टेबल हो जाएं, ताकि हम अब उसके बेसिस पर आगे चल सकें और इकॉनमी को ग्रो कर सकें। और आप देखें कि इवन जो अभी मोहसिन साहब भी बात कर रहे थे कि ये जो कोविड है उसके बावजूद हमारी इकॉनमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जी जी। और अभी हमने हायर टारगेट्स रखे हैं। आपने उनसे सवाल किया था कि इसमें आम लोगों के लिए क्या है, तो मैं बताता चलूं कि देखें, आम लोगों को आप 3-4 तबकों में अगर बांट लेते हैं। सबसे पहले तनख्वाहदार तबका है,
उसके लिए 10% जो वेजेस इंक्रीज है वो रखा गया है। फिर जो बहुत ही मिनिमम वेजेस यानी आम दिहाड़ीदार हैं उनके लिए जो मिनिमम वेज है उसको 20,000 कर दिया गया है। एहसास प्रोग्राम जो है उसको एक्सपेंड ये कर दिया पॉइंट्स गया हमने है। सामने आए हैं जफर भाई, ये आए हैं हमारे। मैं चाहूंगा आप इस हवाले से बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ सेक्टर्स लोग हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं इस वक्त। देखिए इस वक्त एक खौफ और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है कि जो टैक्स है वो सारी चीज़ों के ऊपर लग रहा है और सारे लोग अफेक्ट होंगे, आटे पर भी लगेगा और ये जो ऑयल है उसके ऊपर भी, मतलब मुख्तलिफ किस्म के वो जो टैक्स की जो बात की गई है, मेरा ख्याल है कि उसका जो एक एक मिसकंसेप्शन लोगों तक पहुंचा है उसकी वजह से ये सारे लोग जो हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि किसी तरीके से हम इस टैक्स से बच सकें और हड़ताल वाली साइड पर जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जब वाइंड अप होगी ये स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अनरेस्ट पैदा हो रहा है उन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। और आप देखें कि शुरू में ही जैसे ये चीज़ें सामने आती जा रही थी और जो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी थी जिससे कि आम लोगों में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जिससे वो फील करें कि हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, उनको ऑलरेडी एड्रेस किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मिसकंसेप्शन सी पैदा हुई है इसको एड्रेस किया जाएगा और ये जो हड़ताल की जो अपीलें हो रही हैं या ऐसी बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है कल के बाद होपफुली ये नहीं होंगी। मोहसिन साहब बताइएगा, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पे जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा हमारे टैक्स में 1% इजाफा किया है। आटे पर टैक्स के हवाले से जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है वो हड़ताल पर जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इस हवाले से ज़ाहिर बात है, अगर ये इतना अच्छा बजट है और तमाम इशूज़ इतने अच्छे एड्रेस हुए हैं तो ये स्टेक होल्डर्स हैं और FED स्टील वालों ने भी कहा कि हमें इस रजीम से निकाला जाए। ये फिर क्यों इस तरह के लाएअमल की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए अनवार साहब, बात यह है कि हमने आज दिन तक हम टैक्स कल्चर इस मुल्क में न बना सके जी। इसमें बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, हमने अलबत्ता पिछले साल भी कोई कोशिश की, वो इतना नहीं चल सका। टैक्स कल्चर उस मुल्क में बना नहीं है। अब बात यह कि और कॉन्फिडेंस जो है FBR का जो है ये बिजनेसमैन या जो आम लोग हैं उसके कॉन्फिडेंस नहीं बन सका। ये हमारी एक बदकिस्मती भी है। और बात यह है कि ये जो है ना, जब तक ये ठीक नहीं होगा ये मसाइल आगे आते रहेंगे। अब इसके लिए अब देखिए, जिस तरह ऑयल टैंकर की आपने बात की तो उसके मुज़ाकरात तो खैर कल हो रहे हैं और इसके जो है कल ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं और जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो उनको कल मिल भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद ये जो चोकर के ऊपर लगा था वो तो विड्रॉ भी हो गया एज़ फार एज़ आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन बात यह है कि हमने जो फाइनेंस कमेटी में मैं भी उसका मेंबर हूँ, हमने 4 दिन एक एक क्लॉज जो है पढ़ के हमने जहाँ जहाँ भी एसोसिएशंस आई थी, जहाँ जहाँ भी उनके खदशात थे, हमने उनको एड्रेस करने की कोशिश की। अगर 203A में अगर अरेस्ट और उसकी चीज़ें थी तो हम लोग, मतलब हम ट्रेजरी बेंचेस वाले हैं, हमने ख़ुद अपना तरीन साहब को ये अर्ज़ की कि ये, और उन्होंने बिल्कुल उसी वक्त विदाउट एनी आर्गूमेंट उन्होंने एग्री किया कि जी अगर ये आपको नहीं तो उसको रीड्राफ्ट करके हमें दे दें, ताकि जो है इसमें हम नहीं चाहते कि किसी तरीके से हरासमेंट वगैरह जो है FBR के पास उसका टूल हम छोड़ें। वो तो एक ओपन माइंड से जो है आए हैं और ओपन माइंड से जो है अब टैक्स कल्चर को बताना चाहते हैं। जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल की बात है, पॉइंट ऑफ सेल वो चाहते हैं कि 10,000 से इसको 5 लाख पे ले जाया जाए। ये इस तरह के इकदाम है कि वो टैक्स की तरफ आगे जाने के लिए है। फिर वो इसके बाद जो है चाहते हैं कि हम जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं जिनको उन्होंने ऑफ़र भी किए और उन्होंने भी ऑफ़र किए कि हमारे साथ बैठे और हमसे किस तरीके से टैक्स बेस को आपने बढ़ाना है, क्योंकि जब तक ये टैक्स बेस इस मुल्क में नहीं बढ़ेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमने अलबत्ता ये है कि 4.7 जो है ना ट्रिलियन तक इसको ले गए तकरीबन। आपने कहा जब तक टैक्स नहीं बढ़ेगा, उन्होंने आज ये भी 30 जून स्टेटमेंट तक। दिया मोसे साहब के, बल्कि मैं जफर साहब आपको भी रोपन करूं, 72 लाख टैक्स चोरी करने वालों की मालूमात मिली है, शौकत तरीन साहब कह रहे थे, और टैक्स चोरों को थर्ड पार्टी के जरिए नोटिस भेजे जाएंगे। आप समझते हैं विल का इजहार होगा? मुझे याद है नून लीग के दौर में भी हारून अख्तर साहब कहते थे कि हमें मालूम है कि कौन लोग कितना फॉरेन ट्रैवल करता है, बच्चे कहां पढ़ते हैं, और हम टैक्स बेस को बढ़ाने जाएंगे। अब शौकत तरीन साहब भी कह रहे हैं कि 72 लाख ऐसे लोगों का पता चला जो टैक्स एवेडर्स हैं,
ऐसी विल है और इतनी इफेक्टिव मशीनरी है कि इनको नेट में ला सकेंगे? देखें अनवार, बिल्कुल है, और हमारे पास कोई ना रिसोर्सेज की कमी है ना इंफॉर्मेशन की कमी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बाज़ औक़ात वो एक विल नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा लगता यही है, क्योंकि आप देख लें कि हमारे जो टैक्स बेस था, यानी हमारे पास टोटल टैक्स पेयर जो है वो 1 मिलियन थे, जो इस दफ़ा बढ़ के 2.5 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी, मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट है, और टैक्स कलेक्शन भी उसी लिहाज से बड़ी है। तो अब चूंकि गवर्नमेंट को इस वक्त लाजमी बात है, अगर डेवलपमेंट के लिए उसको पैसे चाहिए, अपने बाकी रोज़मर्रा ये जो हालात हैं, अखराजात हैं, उनको चलाना है, तो उसके लिए टैक्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो टैक्स को अब कलेक्ट करना हमारी एक मजबूरी बन चुका है, और उसके लिए हमें टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं समझता हूँ कि अगर 7.2 मिलियन लोगों की अगर इंफॉर्मेशन है, तो उसमें से आप आधे भी कर लें, अगर उनको भी हम टैक्स नेट में ले आए, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी टैक्स कलेक्शन पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। और दूसरा ये है कि इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है, और वो चाहती है कि जो भी आप के ऊपर लाइबिलिटीज बनती हैं ठीक। आपको पे करना चाहिए, और कोई भी इस नेट से बच नहीं सकेगा। तो अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे ठीक पास है। वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। है। मोहसिन साहब से एक मशीनरी सवाल है। मोहसिन साहब, ये मुझे बताइएगा, आप लोग कहते हैं कि बिजली हमारे पास पैदावार काफ़ी हो रही है, बल्कि हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है, और उससे ज़ाहिर बात है जो कि फ्लॉड एग्रीमेंट्स थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग, फिर आर एल एन जी एल एन जी की बात, आज मैं देख रहा हूँ कि सिंध में इंडस्ट्रियल एस्टेट कराची में कहा है कि सुई सदरन ने गैस सप्लाई जो है वो रोकी हुई है और उसको कम कर दिया है। तो सर, जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी बिजली भी ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, और गलत माहदों के तहत बना ली, उसमें लोड शेडिंग, दूसरी तरफ गैस जो है उसको सुई सदरन जो है वो रोक रहा है, चाहे वो CNG सेक्टर है या सिंध का इंडस्ट्रियल सेक्टर है। कराची के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई हुई है इस हवाले से, इसकी क्या वजूहत है सर? देखिए, बात यह है कि एक तो जब उसकी आप बात करते हैं बिजली की प्रोडक्शन की, वो ज़रूर इस मुल्क में मौजूद है। अब बात यही है कि वो आपने जिस तरह कहा है, बात यह है कि बिजली बनाना कोई ख़ास बात नहीं है। बिजली तो 1880 में बल्ब बन गया था, और वो उसके बाद बिजली बनाना कोई ऐसी बात नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी ईजाद है ये। लेकिन किस कॉस्ट पे बनाई जाती है, असल बात तो वो है। तो कॉस्ट तो एक जगह पे बात थी, जिस तरह IPPs की कैपेसिटी चार्जेस की आप जिस तरह बात कर रहे हैं। अब कैपेसिटी चार्जेस अपनी जगह पे, उसमें जो एवैक्यूएशन है, जो बिजली की तरसील है, जो ग्रिड स्टेशन है, जो उसकी लाइन है, वो डाली नहीं गई है। इसकी तो वजह सर से ये 3 सालों में मिसमैच है। आपने क्यों कर नहीं दूसरी डाल बात यह पाए कि सर ये ये जो है ना, कुछ ट्रांसमिशन लाइन? ऑयल, देखिए सर, बात यह है अनवार साहब कि ये 1 साल का 2 साल की ये बात नहीं है। वो डाली जा रही हैं, सस्ती बिजली बनाने की कोशिश की जा रही है, डैम्स की तरफ जाया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट जो सोलर पे या विंड पे 14 सेंट के ऊपर दिए गए थे आज से 3 साल पहले, वही प्रोजेक्ट, उसी तरीके के प्रोजेक्ट, कोई उसमें कमी नहीं, वो आज जो है 4 सेंट में दिए गए हैं। 4 सेंट का मतलब आप समझ लें कि 6 या 7 रुपए में बिजली मिलेगी, और 14 सेंट का मतलब कहने का ये कि आपको 21 और 22 रुपए में बिजली मिलेगी, 23 रुपए में बिजली मिलेगी। दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। तो हम इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म हो, मुल्क को कौम के लिए ज़रूरत हो, उस वक्त की ज़रूरत ना हो। अब बात यह है कि जो गैस की बात आप कर रहे हैं, इसमें भी यह है कि कुछ फील्ड्स जो हैं इस वक्त वो डिप्लीट कर गई हैं, या उसकी एनुअल मेंटेनेंस चाहिए है। उसके लिए ये थोड़े से 1-2 दिन के लिए ये मेरा ख्याल है ये मामला होगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये गैस की सप्लाई का ऐसा इशू नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो बातें हैं, जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं, जो 15-15 साल के एग्रीमेंट्स किए हैं, किस रेट पे किए हैं कि 13.1 पे अगर हमने द ब्रेंट रेट किए हैं, तो वो जो है ना, वो ऐसे हैं कि वो हम उसको न खा सकते हैं न छोड़ सकते हैं। अब करें तो क्या करें, अब उनको हमने बर्दाश्त करना है, उसको लेके आगे चलना है। बिकॉज एक सॉवरन गारंटीज दी गई हैं, ये G2G एग्रीमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इसमें मसाइल हैं, उनको हल करके ये आगे चल रहे हैं। जो लैंड माइंस थी, वो लैंड माइंस जो है 2 साल में रिमूव की गई हैं। जो कैलिबरी फंड के तहत जो बताया गया था, जो फजिंग की गई थी, उनको रिमूव करके अब मैं समझता हूँ एक रास्ते पे ये गाड़ी, ये जहाज़
चल पड़ा है एंड वी हैव इंशाल्लाह अब टेक हमने ऑफ हो रहा है, फ्लाइट टेक ऑफ कर ये चुकी मुझे है। जफर साहब ये बताएगा, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात इनकंक्लूसिव रहे। अब वो आज भी शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि बिजली के टैरिफ बढ़ाओ, डायरेक्ट इनकम टैक्स 150 अरब रुपए रेस किया जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि आईएमएफ का सितंबर में रिव्यू होगा, उस पर आपकी क्या राय है? जफर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ख्याल में उनका सिग्नल थोड़ा स्टिकिंग हो रही है। जी जफर साहब बात कीजिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसमें तो हमने ये चीज़ें मानी थी कि हम ये वाले टैरिफ भी बढ़ाएंगे और वो टैक्स भी बढ़ाएंगे और सारी चीज़ें हमने की थी। लेकिन अभी चूंकि हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, वो उन्होंने ये फील किया है कि ये जो हमारा एग्रीमेंट था ये हमारे इन फेवर में नहीं था, तो हमें इसको रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन रीनिगोशिएट करने के लिए आपके पास प्लेट में क्या है, आप कौन सा ऐसा प्लान लेके जा रहे हैं जिसको कि आप अल्टरनेटिवली उनको दे सकें कि अगर ये नहीं है तो हम ये करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसमें बातचीत तो हो जाएगी, लेकिन देखना यह है कि कितना स्ट्रॉन्ग आप अपना एक केस जो है वहां प्रेजेंट करते हैं और आईएमएफ कितना कन्विंस होता है आपकी इस आर्गुमेंट से। मोहसिन साहब टुवर्ड्स द एंड सर, ऑपोजिशन से चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए आज शौकत तरीन साहब ने कहा बैठक को तैयार है। आप समझते होनी चाहिए बातचीत ऑपोजिशन से चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे? लास्ट कमेंट सर। नहीं, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी में हम क्या बात करेंगे, क्योंकि उनका जो इंडिया है, वो जो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उनको जब जहाँ भी आप देखें वो तो जो है गलत तरीके पे ये बात करते हैं, गलत उनकी सोच है। जिस तरह आप कोरोना की बात करें, उनका एक ही मुद्दा था, उनका एक ही डिमांड थी कि लॉकडाउन करें। अगर हमने उनकी बात मान ली होती, जिसके लिए उन्होंने इसरार भी किया, जिसके लिए उन्होंने तकारीर भी की, जिसके लिए बहुत एतराज़ात भी हुए, वो यही था कि लॉकडाउन इस तरीके से करें जो वो चाहते थे। अगर वो हम कर लेते, अगर खान साहब, इमरान साहब अगर वो ये बात मान लेते, तो आज ना गरीब होता और ना उसके पास रोज़गार होता, बल्कि मुर्दा लोग होते जिसके ऊपर ये लोग सियासत करते। तो हमें बड़े सोच समझ के इनके साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैं बड़े माजरत के साथ कहता हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग सिंसेयर नहीं है, मुल्क के लिए सिंसेयर नहीं है। वो अपनी सियासत के लिए ज़रूर सिंसेयर है, लेकिन मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। तो सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। जी जी, सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फे के बाद आएंगे तो भारतीय वज़ीर आज़म ने एक ड्रामा रचाए एपीसी का और कुछ कश्मीरी रहनुमाओं को बुलाया अपने मनपसंद, उस हवाले से जरा गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे कि आज नई दिल्ली में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं को बुलाया और एक एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ड्रामा रचाया गया। 14 रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें साबिक वज़ीर आला भी थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, उमर अब्दुल्ला भी थे और दीगर, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस के मेंबर हैं, आप भी मौजूद थे। दीगर 14 रहनुमा जो 8 जमातों की नुमाइंदगी करते हैं उन्हें मदऊ किया गया, लेकिन किसी भी जो मकबूजा वादी के जेनुअन रहनुमाए हुर्रियत जो जेनुअन कॉज की लड़ रहे हैं उनमें से किसी को भी दावत नहीं दी गई। बारकैफ इंडियन मीडिया पे ये 3-3.5 घंटे का जो ड्रामा था ये रचाया गया और बताया गया कि इस पे जी 5 अगस्त 2019 के इकदाम के बाद नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीरी रहनुमा है
गिने चुने उन्हें बुलाया गया है अपने मनपसंद, और भारतीय मीडिया ने बाद में ये ज़रूर कहा कि ये सिलेक्टेड लोग थे। गुफ्तगू के बाद जो चीज़ इंडियन मीडिया के थ्रू हमने सुनी और देखी वो ये कि ये कठपुतली रहनुमा भी इस बात पर इसरार करते रहे भारतीय वज़ीर आज़म से कि जो कश्मीर मकबूजा वादी की खसूसी हैसियत है इसे बहाल किया जाए। जो आर्टिकल 370 मनसूख किया गया 5 अगस्त 2019 को 35A मनसूख किया गया, उसको दोबारा बहाल किया जाए, इलेक्शंस करवाए जाएं। ये हमने उनको इंडिया मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए सुना और देखा। इस हवाले से ज़रा खसूसी गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो 2 साल बाद इन्हें ख्याल आया है इसके पीछे क्या महरक़ात हो सकते हैं। इंडियन होम मिनिस्टर भी उनके साथ मौजूद थे और ये चीज़ तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो क्या नरेंद्र मोदी दोबारा मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बहाल करने जा रहे हैं? इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप हमारे नहायत मोहतरम है पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के आजकल सरबराह हैं एजाज चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब कि आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या तासुरात हैं जो आज नई दिल्ली में एक बैठक हुई, इस हवाले से आपकी क्या राय है और जो चीज़ें सामने इंडियन मीडिया के थ्रू आई हैं उस पर आपकी क्या राय है? देखें, करीबन पौने दो साल के बाद मोदी सरकार को इस बात का अंदाजा हुआ है कि कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को जम करना इतना आसान नहीं है। हत्ता कि जो जिस तरह आपने कहा कि कठपुतली या हिंदुस्तान अनासिर जो थे वो भी इस बात का शिकायत करते नजर आए कि आपने जो रियासत का हमारा शनाख्त खत्म कर दी है, इसकी वजह से कश्मीर के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो आपने देखा कि उसको ऊपर पूरी कुव्वत इस्तेमाल की है मोदी सरकार ने कि उनको दबाने के लिए। लेकिन वो कोई भी कश्मीरी जो हुर्रियत के भी हैं और जो हिंदुस्तान नवाज भी हैं, मेरे ख्याल में पैगाम चला गया मोदी साहब को कि भाई इनके साथ दोबारा कश्मीरियों के साथ कोई मामला करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे ख्याल में वजह है जो इनके आने की। उसके बाद मौजूआत तो 3-4 हैं जिनके ऊपर इस वक्त बातचीत चल रही है। आज जो 3-3.5 घंटे की बातचीत हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में ये नुक्ता आगाज है। जो सबसे ज्यादा अहम जो उन्होंने दिया है, अगर पाकिस्तान के हवाले से देखूं तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन करवा देंगे जी, लेकिन डीलिमिटेशन के बाद। जो मैंने पढ़ा और सुना है उसके हिसाब से ये है कि जम्मू के इलाके में वो कुछ नए हलके, 7-8 नए हलके पैदा करना चाहते हैं और उससे वो मुसलमान अक्सरियत का जो असेंबली में है वो उसका एक खात्मा हो जाएगा। तो या हो जाएगा या कम से कम उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो ये डीलिमिटेशन, हल्का बंदी यानी, और उसके बाद फिर इलेक्शंस, इसके ऊपर ज्यादातर बातचीत उन्होंने की है। पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि हम ये समझते हैं कि ये मुसलमान अक्सरियत जो इसकी हैसियत है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से हम जो हैं ना उनके इलेक्शंस को पहले कभी हमने माना है, ना हमने इस किस्म की मूव्स को किया है। और ये जो आबादियाती तब्दीली है, डेमोग्राफिक चेंज है खुसूसन, इसके बारे में आपको पता है कि पहले ही खबरें हैं कि बहुत सारे लोग आबादकार किए जा चुके हैं। और अभी ये जब तक ये इनकी बातचीत चलेगी और खुदा जाने कितने हजारों लाखों और लोग आके आबाद होते हैं। तो ये तो डेमोग्राफिक चेंज या आबादियाती तब्दीली तो नजर आ रहा है कि ये मोदी साहब कर लेंगे इलेक्शन से पहले और डीलिमिटेशन को मिला के, तो इसकी मुसलमान हैसियत का तो यकीनन उसमें खतरे में है। लेकिन उसमें एजाज साहब नुकता ये कि आपने कहा डीलिमिटेशंस करके इलेक्शंस करवाना, लेकिन मेरा इस सवाल ये था कि मैंने महबूबा मुफ्ती की गुफ्तगू सुनी, इसके अलावा उनके और रहनुमाओं की भी गुफ्तगू सामने आई। वो ये बार बार कहते हैं कि स्टेटहुड को बहाल किया जाए। नरेंद्र मोदी के लिए कितना बड़ा धचका है कि जिन लोगों को सियासी कैद में भी रखा वो भारत नवाज भी थे, महबूबा मुफ्ती हो, उमर फारूक अब्दुल्ला हो, वो कह रहे थे कि जी अब एतमाद का रिश्ता टूट चुका है। ये बीजेपी मोदी लेड गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा धचका है कि उन लोगों को बुलाना और अक्रॉस द टेबल बैठकर इस मामले पर बातचीत करना और उनका ये इसरार करना कि स्टेटहुड को बहाल किया जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये उनके लिए सियासी तौर पर काफी मुश्किल अमल है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आईनी तरमीम के जरिए
जी। स्टेट को खत्म करके तो यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो एक और आईनी तब्दीली करनी पड़ेगी, जिसके लिए मोदी को अपने जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके साथ डील करना पड़ेगा। तो एक किस्म के सुब की तो उनकी सियासी सुब की तो यकीनन हुई है। लेकिन जो असल जो बहस चल रही है अनवार साहब, जो इम्पोर्टेंट है समझने की, कि अगर रियासत को वापस लाते भी हैं तो किस शक्ल में लाते हैं। क्योंकि अगर ऑटोनॉमी नहीं देनी, जो आर्टिकल 370 ने दी हुई थी कि भाई सिर्फ आप फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस तो दिल्ली करेगा, बाकी सारे ये खुद करेंगे, अगर वो ऑटोनॉमी नहीं देनी तो ये जो रियासत का एक हॉल सा होगा जो एक किस्म का वापस आएगा। ठीक है, उसमें शनाख्त आ जाती है, लेकिन आर्टिकल 370 पे कोई बात नहीं कर रहे। वो इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि उनके ख्याल में वो कोर्ट में है, अब्जुडिस है, तो इस वजह से वो बात भी नहीं कर रहे। लेकिन उसका डायरेक्ट असर जो है वो यही पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है पाकिस्तान ने तो ये शर्त रखी थी कि इसकी शनाख्त जो है कश्मीर 35 से, जो आर्टिकल 35 है जिसको डील करता है। जी देखिए, दो चीजें, आप दो मुख्तलिफ चीजों को मिक्स ना करें। एक तो आर्टिकल 370 है जिसमें कश्मीरियों की एक शनाख्त थी, स्टेट को खत्म किया गया। ठीक। दूसरा 35 है जिसमें उसमें डेमोग्राफिक तब्दीली, मुसलमान अक्सरियत थी, उसकी हैसियत खत्म की जा रही है। ठीक। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों के ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ, यानी उन्होंने इंडिया दिया है इलेक्शंस का सिर्फ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अक्सरियत जो उनकी तब्दील करने का सिलसिला वो रोका है, वो अभी उसी तरीके से चल रहा है। तो और इसी तरीके से आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ स्टेट की, वो भी आज इंडिया दी है। उन्होंने ये नहीं किया कि उसको को फैसला कर लिया है, डिमांड तो सारों की थी, लेकिन वो एक हॉलोड आउट स्टेट होगी, यानी पुरखला होगा उसका एक बहुत बड़ा, जिससे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर भी हम तो, आपको पता है कि आर्टिकल 370 इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन हमारा ये कहना है कि कश्मीर की जो एक हैसियत थी, मुतनाज़ा इलाका की हैसियत थी, एक कश्मीरी स्टेट थी, उसको आप खत्म करेंगे तो हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। और पाकिस्तान ने ये शर्त रखी है कि पहले इसकी रियासत बहाल की जाए, फिर हम बातचीत जो है ना आपके साथ जो है वो करें। अच्छा, एजाज साहब ये बताएगा कि ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है ना, पिटीशन एक हुई भी है और बाज़ तजिया निगारों की राय है, जैसे आपने कहा उनको अगर ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर रोल बैक भी करना पड़े तो उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी राज्यसभा लोकसभा से, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है जेर समात है। उस हवाले से आपकी क्या राय है और किस मिशन के तहत इन्हें बुलाया गया था, और उस मिशन में आपके तज्जिया और तजर्बे की रोशनी में कितनी इन्हें कामयाबी मिली? देखिए, उन्होंने, ये उनका पुराना तरीका है कि पहले जुल्म करो, जब ना बात बने तो थोड़े से हाथ खींच के थोड़ी सी एक स्वीटनर्स जिसे कहते हैं, कुछ शरीनी फेंको। ये बुनियादी तौर पर इस वक्त उन्होंने ये कोशिश की है कि ये जो गुप्कार अलायंस बन गया है, गुप्कार आपको पता है ना कि उस छोटी सी पहाड़ी का नाम है जिसके ऊपर ये शेख अब्दुल्ला साहब का घर भी है जी, गुप्कार अलायंस। जी। तो उन्होंने ये तय किया था, जब उन्होंने देखा कि ये सारे एक मुतहिद हो गए हैं कि रियासत का हमें दिया जाए, तो उन्होंने कहा अच्छा चले, हम इनको अगर शिकस्त नहीं दे सके तो कम से कम वो हम इनको करें, ताकि बाकी जो हुर्रियत के कश्मीरी हैं और जो बिल अमूम जो कश्मीरी हैं उनसे तो हिंदुस्तान नवाज कश्मीरियों को अलहदा किया जा सके। तो ये उनकी असल ये जो उन्होंने फेंके हैं थोड़े दाने, वो इस हवाले से फेंके कि चलो कश्मीरियों में एक बार फिर फूट पड़े और जो आज़ादी मांगते हैं उनसे हिंदुस्तान नवाज को अलहदा किया जाए। अगरचा हिंदुस्तान नवाज के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं, जिस तरह आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती का ख्याल है कि सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए, वो पहले भी ये कह चुकी हैं कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की जाए, लेकिन जो फारूक अब्दुल्ला और दूसरे लोग हैं वो फिलहाल इसकी बात जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो लगता ये है मुझे कि इस सारे का एक जो सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि मोदी सरकार को ये अंदाजा हो गया है कि कश्मीर को जम करना और कश्मीरी कौम को खत्म करना इतना आसान काम है। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है, आपको उसकी कोई तवक्कुआत है इन्हीं आर्टिकल्स के खिलाफ जो दायर हुई भी है? देखें, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो 370 का है वो एक बड़ा इशू है। वो सिर्फ कश्मीर रियासत के साथ नहीं है, वो हिंदुस्तान की और भी बहुत सारी रियासतें हैं वो 370 के अंडर आती हैं। 370 जो है वो कश्मीर की को एक ऑटोनॉमी देगा और उस पे वो फैसला करेंगे कि ये आईनी था या नहीं था, लेकिन स्टेट को वापस लाना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो पार्लियामेंट का काम, उसका ताल्लुक जो है उससे नहीं। तो ये हो सकता है कि 370
को टच किए बगैर जो है वो रियासत जो है वो वापस आए उनकी उस शक्ल में, ये मुमकिन है। लेकिन उसके लिए भी मोदी हुकूमत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो उनकी सियासी वहां पे बिसात है उसके अंदर नेचुरली अपोजिशन उसको आड़े हाथों लेगी कि आपने फिर ऐसा काम किया ही क्यों था जो आप कर आगे तक नहीं पहुंचा सकते। एजाज साहब, गुलाम नबी आज़ाद जो इंडियन कांग्रेस लीडर हैं वो भी इस वफ्त में शामिल थे और उनका भी बयान ये था कि स्टेटहुड को बहाल किया जाए, ये वो वक्त है। इसका मतलब कि इंडिया की जो अपोजिशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी इस नुक्ते पे मोदी सरकार के साथ मुतफिक नहीं है। जी, मैंने सुना है उनका इंटरव्यू प्रेस को, गुलाम नबी आजाद साहब का। कांग्रेस भी और दूसरे लोग भी जो हैं, जी, मुजफ्फर बेग साहब थे, मैंने सजाद लोन साहब का भी सुना। सजाद लोन साहब, ये मुजफ्फर बेग सारे, साहब, बिल्कुल। जी जी जी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, तो ये सारे जो लोग हैं, ये सारे यकसबान एक बात में, मेरे ख्याल में पूरी कौम जो है कश्मीर की वो मुतहिद है, चाहे वो हिंदुस्तान नवाज हो, चाहे वो आज़ादी पसंद हो, वो कि भाई कश्मीर की रियासत को उस तरह वापस आना चाहिए। और पाकिस्तान ने भी ये नुकता लिया क्योंकि ये कश्मीरियों की शनाख्त के खिलाफ एक साजिश है जिसको कामयाब नहीं होना चाहिए। इससे ये भी वाज़ेह होता है ना कि अगर आप अपने मकसद के लिए यकसू हो तो जितना भी जिद्दी या हट धर्म शख्स हो या कोई भी हुकूमत हो, उससे थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। आप इससे एग्री करेंगे कि संभाला नहीं जा रहा नरेंद्र मोदी से मकबूजा कश्मीर, इसलिए आज उनको दावत दी गई, एक ड्रामा रचाया गया। लेकिन ये तो एक, जैसे कहते हैं, पोस्चरिंग तो यही और सिंबलिज्म, तो इसको ऐसे ही इसकी तशरीह की जाएगी ना एजाज साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये जो अंदाजा है, तखमीना है, वो दुरुस्त है। वरना इन्होंने कौन सा ऐसा जुल्म। हरबा नहीं है जो इस्तेमाल नहीं किया पिछले कुछ 1.5 पौने 2 साल में। तो वो जब देख लिया कि वो नई बात बन रही, तो बल्कि हिंदू कश्मीरी कौम मुतहिद होती जा रही थी। और मैं समझता हूँ कि अगर ये ना करते तो जो हिंदुस्तान नवाज है उनके भी जहनों में शकूक आ जाते कि शायद हमारी अप्रोच ठीक नहीं, बल्कि उन्होंने बयानात भी दिए हैं अगर आप देखें हिंदुस्तान के खिलाफ। तो अब मोदी सरकार का लगती है कोशिश यह है कि भाई इनको बहला फुसला के, ये हिंदुस्तान नवाज जो लोग हैं उनको किसी तरीके से राजी किया जाए ताकि कश्मीरी जो कौम की आवाज जो थी रियासत को के स्टेटस को बहाल करने के लिए, उसमें दराड़ डाल दी जाए। तो ये उसमें देखे अब वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते। लेकिन ये जरूरी है, पाकिस्तान भी ये तवक्को रखेगा कि रियासत का जो की जो शनाख्त है कश्मीरियों की, वो खराब नहीं होनी चाहिए। बल्कि हमारी जो दूसरी डिमांड है उस पर भी मेरे ख्याल में हमें बड़े जोर शोर से कहना चाहिए कि ये जो आप डेमोग्राफिक चेंज ला रहे हैं, आबादियाती तब्दीली ला रहे हैं, एक मुस्लिम अक्सरियत को खत्म करके एक हिंदू अक्सरियत रियासत बनाने जा रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की ऐन खिलाफ वर्जी है, जिसमें कहा गया करारदादों में कि आप उस वक्त जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, आप उसमें कोई तब्दीली, आईनी तब्दीली नहीं लाई। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, ये बड़ा अहम इशू है, इसलिए हमने इस पर बात की। 5 अगस्त 2019 से हम इस पर हमने मुतअद्दिद तवील नशस्तें भी की और अपने शोज़ भी किए। आज जो हर धर्म बीजेपी हुकूमत है, उनको भारतीय नवाज ही सही लेकिन कश्मीरी मकबूजा रहनुमाओं को बुलाना पड़ा और उनसे गुफ्तगू करनी पड़ी, मुकालमा करना पड़ा। बीच में मैंने ये भी पढ़ा कि बीजेपी के जो कश्मीर में नाम नहाद लोग जो वहाँ बसाए गए हैं, उनके रहनुमाओं को भी बुलाया गया था, लेकिन जो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दाल नहीं गल सकी और शीशे में नहीं उतार सके इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन रहनुमाओं को भी, जो साल से जिनके असलाफ ने भी पार्टीशन के वक्त इंडिया की तरफदारी की थी और आज उस पर वो नादिम भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, लेकिन वो उनके झांसे में नहीं आए। प्रोग्राम सच के साथ में आपने गुफ्तगू सुनी। इस हफ्ते का स्पेल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कमिंग मंडे को रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।